नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और हमारी आज की लीड स्टोरी है भारत और कतर के बीच और अमीर होते रिश्ते, दोनों के संबंध और गहरे हो रहे हैं। इस पर करेंगे बातचीत कि क्यों कतर और भारत एक दूसरे के लिए इतने अहम हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद की बैठक से क्या निकल रहा है, रूस और यूक्रेन की जंगबंदी का रास्ता, और साथ ही जानेंगे कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर कैसे पलट गया कनाडा में ये विमान। ये भी बताएंगे कि गाजा में किस काम के लिए जा रहे हैं इतने सारे बुलडोजर, और आखिर में चीन की पुलिस क्यों घूम रही है आजकल उड़न खटोलों में। सबसे पहले देखते हैं हमारी लीड स्टोरी। खाड़ी देशों से भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, खास करके कतर से। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2 दिन की भारत यात्रा पर भारत में मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर से मुलाकात की। उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी आया है। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस एक तस्वीर ने भारत और कतर के रिश्तों की गर्मजोशी को बयान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट खुद पहुंचे। दो दिन की भारत यात्रा पर आए शेख तामिम बिन हमद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर शानदार स्वागत किया गया। दोनों के बीच 2 समझौते हुए हैं और 5 एमओयू पर दस्तखत। कतर और भारत के रिश्तों का एहसास दिलाने के लिए एक मिसाल काफी है। वहां भारत के कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनको माफ करके भारत आने दिया गया। कतर में लगभग 15,000 भारतीय कंपनियां हैं। 8,35,000 भारतीय रहते हैं। भारतीय वहां पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं। भारतीय वित्त और निर्माण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। भारत की ही तरह कतर की भी दुनिया की राजनीति में बहुत अहम भूमिका है, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, खास करके पश्चिम एशिया की राजनीति में। चाहे वो तालिबान के साथ बातचीत का मामला हो या इजरायल और हमास हिजबुल्लाह का। कतर की आबादी सिर्फ 28 लाख के आसपास है, लेकिन वो दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। एक वक्त मछली पालन और समुद्र से मोती निकालना कतर की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। 1939 में कतर में तेल का भंडार मिला। इसकी बदौलत 1950 से कतर की सूरत बदलने लगी। गैस का तीसरा सबसे बड़ा भंडार कतर में है। भारत अपनी जरूरत की आधी एलएनजी कतर से लेता है। भारत को एलपीजी की 1/3 सप्लाई भी कतर से है। कतर के अमीर का भारत दौरा खाड़ी के देशों में भारत के असर को दिखाता है। इससे पहले कतर के अमीर 2015 में भी भारत आए थे। मोदी सरकार में भारत कतर के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिली है और आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती और नई दिशा मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कतर के अमीर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति से भी मिले हैं। उनके साथ एक बिजनेस डेलीगेशन भी है और जिस तरह हमने देखा कल प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए उन्हें खुद एयरपोर्ट गए थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवदीप सूरी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं और इन इलाकों में ख़ास तौर पर रहे हैं राजनयिक पदों पर। नवदीप सूरी साहब, 2015 में भी कतर के अमीर भारत आए थे और अब वो दोबारा आए हैं 1 दशक में। पिछले साल प्रधानमंत्री कतर गए थे। 1 दशक में भारत और कतर के ये संबंध कैसे आगे बढ़े हैं? अगर हम कह रहे हैं कि इसे हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पर एस्केलेट बढ़ाया है, तो इसका क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का? मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस चीज का जल्दी ही निर्णय ले लिया था कि खाड़ी खाड़ी के जो देश हैं,
चाहे सऊदी है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। ये जो 6 देश हैं, इनके साथ एक हमारी हिस्टोरिकली बहुत गहरी रिलेशनशिप रही है। लेकिन कुछ पिछले 20-25 साल से हमने शायद ध्यान कहीं और कर लिया, उतनी तवज्जो नहीं दी इन कंट्रीज को। और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में जब वो पावर में आए तो उन्होंने एक कॉन्शियस एफर्ट किया हर एक खाड़ी के देश को विजिट करने का, और उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाने का। कतर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जी। करीब 40% जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो हमें कतर से मिलती है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स एलएनजी के। और हमने हाल ही में उनके साथ एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 2028 से लेकर 48 तक। तो इससे हमें ये एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि कैसे हमारा एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कतर के साथ। जी, और जियोपॉलिटिक्स के मामले में खास करके पश्चिम एशिया की कतर का बहुत अहम रोल है। छोटा सा देश है लेकिन इसकी अहमियत काफ़ी है, महत्वपूर्ण है बहुत। इसे कैसे देखते हैं आप? इसके बारे में कोई शक नहीं कि चाहे कतर एक छोटा सा देश है एरिया में देखा जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक पूंजी है उनके पास तेल से या गैस से, उसका बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल किया है और अपने आप को पोजीशन कर लिया है रीजनल स्टेज पर, इवन वर्ल्ड स्टेज पर। आपने देखा 2-3 साल पहले के फीफा का वर्ल्ड कप भी वहाँ हुआ था। और उन्होंने ये जो पोजीशनिंग की है कि चाहे तालिबान हैं, उनकी एक ऑफिस वहाँ बेस्ड था। जब अमेरिका के साथ नेगोशिएशन हो रही थी तो वो दोहा के साथ में हो रही थी। चाहे अगर आज हमास की बात करते हैं, गाज़ा में बात करते हैं, तो हमास के जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं दोहा में। और नेगोशिएशन काफ़ी हद तक जो सीज़ फायर वगैरह की गाज़ा में हो रही है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि किस जैसे अल जज़ीरा जैसा आउटलेट है जो जी। टीवी का, उसका थ्रू आउट द अरब वर्ल्ड उसका काफ़ी एक प्रभाव है। तो कतर ने अपनी ऐसी पोजीशनिंग की है कि वो एक अंग्रेज़ी में बोलेंगे कि पंचिंग अबव देयर वेट, के चाहे छोटा देश है लेकिन बड़ी बड़ी बातें में इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल। हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, पिछले 8-9 महीने में मेरा ख्याल 3 बार वो दोहा में रुके हैं बातचीत के लिए। जी, तो दोहा में विदेश मंत्री भी गए, पिछले साल प्रधानमंत्री गए, और इस बार जब कतर के अमीर आए कल भारत में, तो प्रधानमंत्री खुद कतर के अमीर के स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो क्या लगता है आपको कि भारत के लिए कतर की ये दोस्ती जो है वो क्या मायने रखती है, नदीप सूरी? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर की एक खासियत समझ लीजिए। उन्होंने पहले ये मोहम्मद बिन जायद जी के साथ भी किया था जब यूएई से आए थे राष्ट्रपति। कभी कभी वो एक सिग्नल देना चाहते हैं लीडरशिप को, उस देश को, कि आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। और ये उन्होंने कल एयरपोर्ट जाकर एक मैसेज बड़ी क्लियरली दिया। उसमें थोड़ा ये भी है कि वो शायद शुक्रिया अदा करना चाहते थे कतर का, जिस तरह से अमीर की पर्सनल इंटरवेंशन से जो हमारे कुछ 7-8 नेवल ऑफिसर्स वहाँ जेल में थे उनको रिहा किया गया। तो उसमें एक बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच दुबई में COP 28 के टाइम पर। तो जी। शायद ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो खास करके इन देशों में जहाँ एक मोनार्की है, एक हेरिडिटरी सिस्टम है गवर्नेंस का, तो उनमें इनकी एक वैल्यू रहती है कि किस तरह से एक पर्सनल रिलेशनशिप दो लीडर्स के बीच में बना है, जिसमें प्रोटोकॉल नहीं इन्वॉल्व है, जिसमें जो आपकी अमेरिकन वोकेबलरी या ट्रांजैक्शनलिज्म की वो नहीं इन्वॉल्व है, कि ये नहीं कि आप मुझे ये दे रहे हो तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। नहीं, हम आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप जी। कायम करना चाहते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी होगा कि कतर में जो सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वो इंडियंस हैं। 8 लाख से ऊपर इंडियंस वहाँ हैं और वो टॉप प्रोफेशंस में भी हैं, बैंकर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हैं। तो हम हमेशा, हमारे लिए जब हम फॉरेन पॉलिसी की गल्फ में बात करते हैं तो एक हमारे लिए एक विशेष मुद्दा रहता है कि उस देश में हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनके साथ ठीक व्यवहार हो। और जी। उसमें
जो एक टॉप से मैसेज आता है कि ये देश मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो लोअर लेवल पर भी उसका एक असर पड़ता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका नवदीप सूर्य। आपने सही कहा कि एक बड़ी भारतीय आबादी वहाँ रहती है और अच्छे पदों पर है वहाँ पर भारतीय, और बहुत महत्वपूर्ण है भारत और कतर के रिश्ते, और एक पर्सनल लेवल पे प्रोटोकॉल या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो होती है उसके आगे भी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एक दूसरी खबर की। बात ये है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई है यूक्रेन और रूस की जंगबंदी के लिए, और सहमति कुछ बन गई है। सहमति ये बनी है कि अमेरिका और रूस में फिर से डिप्लोमेटिक संबंध शुरू किए जाएंगे जो बंद पड़े थे। टीमें भी बनाई जाएंगी जो जंगबंदी की बात को आगे बढ़ाएंगी, और मॉनिटरिंग भी रहेगी कि बातचीत जारी है और किस दिशा में बढ़ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल होने वाले हैं। बेइंतहा तबाही के बाद अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की जोरदार कोशिश में हैं, लेकिन फिलहाल इसमें यूक्रेन की कोई नुमाइंदगी नहीं है, और यहीं पर सवाल बना हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंगबंदी के लिए अमेरिका और रूस में जो बातचीत हो रही है उसके लिए 4 पॉइंट तय किए गए हैं। पहला ये कि शांति वार्ता में मदद के लिए रूस और अमेरिका के दूतावासों में स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा, जंगबंदी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। तीसरा, जंगबंदी के बाद के असर का आकलन किया जाएगा। और चौथा, आज बातचीत में मौजूद रहने वाले सभी सदस्य आगे की प्रक्रिया की निगरानी करते रहेंगे। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठे जंगबंदी पर बातचीत करने के लिए। साथ में मेजबान और मध्यस्थ सऊदी अरब के नुमाइंदे भी रहे, लेकिन जिस यूक्रेन के साथ जंग रोकने के लिए बातचीत हो रही है उसका कोई नुमाइंदा रियाद में मौजूद नहीं है। लेकिन रियाद पहुंचे पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव साफ कह रहे हैं कि बातचीत पूरी तरह से द्विपक्षीय है और इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। यूरोपीय संघ के लिए पोलैंड के मंत्री एडम स्लापका का कहना है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना बातचीत के मायने नहीं है। Polish and European position is that there is no just and lasting peace without Ukraine. So first of all, Ukraine must participate in peace talks, and of course, it's affected directly Europe. So Europe should be also participating in every single talks. पोलैंड नेटो में शामिल है और उसकी सरहदें यूक्रेन से मिलती हैं। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पोलैंड पहुंचे, इसलिए भी पोलैंड के लोगों की नजर रियाद में हो रही बातचीत पर लगी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि जरूरत पड़ी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या जेलेंस्की की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बातचीत के लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना गया। वजह कई हैं और सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की आर्थिक और राजनीतिक अहमियत। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ट्रंप और पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं। इस बीच मोहम्मद बिन सलमान ने चीन से भी रिश्ते बढ़ाए हैं। MBS जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को साथ कर चल रहे हैं। सऊदी अरब की कोशिश है कि रियाद की बातचीत कामयाब हो ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक का रास्ता खुले। लेकिन फिलहाल यूक्रेन को बातचीत में शामिल ना करके क्या ट्रंप नेटो और यूरोप को कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर वक्त आने पर यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं एक रिपोर्ट कनाडा से। एक अजीब हादसा वहां पे हुआ। एक जहाज बर्फबारी के बीच उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया है। ऐसा क्यों हुआ अब तक पता नहीं चल सका है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की भी हालत नाजुक नहीं है। सोमवार की सुबह टोरंटो हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। एक डेल्टा एयरलाइंस का जेट उतरते वक्त पलट गया। विमान में 80 लोग सवार थे। कुछ को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। जिस वक्त विमान उतर रहा था, बर्फबारी हो रही थी। पायलट और ATC के बीच बातचीत हुई, सब ठीक ठाक था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि विमान पलट गया।
विमान के 76 मुसाफिरों में से 22 कनाडा के थे और बाकी दूसरे देशों के। अधिकारी इस बात पर शुक्र जता रहे हैं कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस बात को लेकर सवाल बना हुआ है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और अब दुनिया की कुछ और खबरें कोने कोने से। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने एरिजोना स्टेट हाउस में प्रवेश करने की कोशिश की। 2 सप्ताह से भी कम समय में देश भर में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन हुआ है। रैलियों में ट्रंप और उनके अरबपति सलाहकार एलॉन मस्क की निंदा की गई। और मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका रूस की अहम बैठक से पहले रूस ने एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया है। कालो बायर्स को 7 फरवरी को मॉस्को के व्नुकोवो एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसके बैग में खाने के सामान में कैनबिस मिला था। और गजा की ओर जा रहे बुलडोजर्स ने मिस्र की ओर लगने वाली सीमा से प्रवेश किया है। मिस्र की मीडिया के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से ये अंदर गए हैं। ये बताया जा रहा है कि मिस्र और कतर से सामान गाजा पहुंच रहा है। हालांकि ये किस काम के लिए जा रहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। और आइए अब इस बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। और ये है चीन की पुलिस का। चीन की फ्लाइंग पुलिस आजकल बहुत चर्चा में है। ये एक छोटे हेलीकॉप्टर जिसे जायरोकॉप्टर कहा जाता है, उससे क्षेत्र की निगरानी करती है। उत्तर पश्चिम चीन के गांसी प्रांत में इसका काम विशाल गोबी रेगिस्तान जो मंगोलिया में है, इसका गश्त करना है। इस टीम में 7 अधिकारी हैं और इनका काम करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर गश्त करना है। तो आज के लिए एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।